बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व पॉलिसी दरों को बढ़ाकर 6% तक पहुंचा सकता है। सोचिए, अमेरिका जहां पर 0% पर कर्ज मिलता था, ब्याज दरें 0 और 0.25 की बात होती थी, वहां भी आशंकाएं आने लगी हैं कि 6% वहां की नीतिगत दर हो जाएगी। अमेरिका में कर्ज की दर इस समय 4.5% से 4.5% के आसपास है, लेकिन वहां पर महंगाई लगातार चुनौती बनी हुई है। इतना महंगा कर्ज होने के बाद भी ना तो बेरोजगारी ना ही कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि वहां मंदी आ रही है। मंदी आ नहीं रही है तो महंगाई पर चुनौती लगाम लगाना आसान नहीं होगा। मांग तोड़ने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक 1 साल से कर्ज महंगा कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जो बता रहे हैं कि मांग में कोई कमी है। इसी वजह से अभी आशंका है कि अमेरिका में कर्ज और महंगा हो सकता है और रफ्तार भी बढ़ सकती है, ज्यादा तीखी बढ़ोतरी आने वाले दिनों में हो सकती है। सर, अमेरिका के इन अनुमानों की रोशनी में भारत में आपको ब्याज दरों की क्या परिस्थिति बनती दिख रही है? अमेरिका में 6% अगर नीतिगत दर होगी तो भारत में इसका क्या असर होगा? हाँ, अमेरिका में 6% की नीतिगत दर का मतलब है कि डॉलर एक्सचेंज की अभूतपूर्व मजबूती। 70 के दशक में जब अमेरिका में महंगाई आई थी और पाल वॉलकर अध्यक्ष थे, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे, उस दौरान जिस तरीके की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी उसका असर तत्काल दिखा था। ये पहला मौका है लंबे समय के बाद जब पूरा 1 साल बीत गया है और फेडरल रिजर्व महंगाई को रोकने में, मांग को कम करने में और अर्थव्यवस्था में एक इंजीनियर्ड स्लोडाउन लाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब दुनिया भर के बैंकों की या दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की दुविधा यह है कि वो किस सीमा तक जाए। भारत की स्थिति तो थोड़ी दूसरी हो चुकी है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तो महंगे कर्ज के बाद भी मंदी नहीं आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो महंगे कर्ज के साथ अभी मंदी की स्थिति बनती दिखाई देने लगी है, क्योंकि हमने इस तिमाही के आंकड़ों पर अभी देखा, पर हमने ध्यान दिया है स्लोडाउन पे, तो आप देखिए 5% से नीचे की विकास दर है। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, जैसा कि बोफा का कहना है 6% तक जाएंगी, अगर 6% है तो काफी ऊंचा स्तर है। इसका असर हमें डॉलर की मजबूती के तौर पर, डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा और जिसका असर रुपए पर की कीमतों पर पड़ेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई को लेकर आग्रह, केंद्रीय बैंक के आग्रह काफी स्पष्ट है और क्लियर है कि जब तक 2% तक महंगाई की दर घटाकर नहीं लाई जाएगी, ब्याज दरों में कम में बढ़ोतरी की प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी। और अगर ऐसा है तो भारत को कई सारे झटकों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई अलग अलग तरीकों के झटकों के लिए, जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के कारण भारत में रुपए पर दबाव बनने की संभावना, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के कारण भारत में विदेशी निवेशकों के उत्साह में जो पहले ही कमजोर है उस पर असर पड़ने की संभावना बनती दिखाई देगी। लेकिन ये एक बेहद अनोखी सी रोमांचक जद्दोजहद है जो पिछले 1 साल से जारी है, जिसमें केंद्रीय बैंक जो चाहते हैं अब अर्थव्यवस्था में वो हो नहीं पा रहा है। और इस चक्कर में दुनिया की बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कोविड के दौरान पूरी तरह टूटी थी और उन्हें सस्ती पूंजी की जरूरत थी, उन्हें भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही, जिसका नुकसान उनकी अर्थव्यवस्थाओं में लागत बढ़ने के तौर पर सामने आ रहा है। सर, अब टेबल पर 4 आंकड़े हैं। एक आंकड़ा है इन्फ्लेशन का, एक आंकड़ा है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का, एक आंकड़ा है सुस्त पड़ती आर्थिक विकास दर का और एक आंकड़ा है महंगे कर्ज के कारण क्रेडिट ग्रोथ के अब मंद पड़ने का, धीमा पड़ने का। इन आंकड़ों को अगर टेबल पर रखें और आरबीआई गवर्नर सोचें तो आरबीआई गवर्नर की चुनौती कितनी बड़ी है? वो करेंगे क्या? कर्ज महंगा करेंगे तो ग्रोथ टूटेगी, क्रेडिट ग्रोथ टूटेगी, दोनों चीजें टूटेंगी। और अगर कर्ज महंगा नहीं करते तो महंगाई चिंता बन रही है, वो भी एक। तो कितनी बड़ी दुविधा होगी आरबीआई गवर्नर के लिए अब? सबसे बड़ी चुनौती भारत, अगर दुनिया में किसी बड़ी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया शुभम, सरकार अपना काम पूरा कर चुकी। सरकार ने अपना बजट अगले साल के लिए पेश कर दिया, ये कहते हुए पेश कर दिया कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल के न्यूनतम स्तर पर रहेगी। सरकार ने खर्च में कोई बड़ी बढ़ोतरी अगले साल के लिए नहीं की, यानी राजकोषीय घाटा जिस स्तर पर है, सरकार ने केवल कॉस्मेटिक्स चेंज किए हैं और कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की। अब भारतीय केंद्रीय बैंक को ये संभालना, समझना और इस परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारत प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो तिमाही आधार पर, जो इस तिमाही के आंकड़े और अगली तिमाही के आंकड़ों को देखें तो भारत एक शॉर्ट स्टेगफ्लेशन की स्थिति में चला गया है, जहां पर स्टेगनेशन और इन्फ्लेशन साथ में 7% के आसपास की करीब करीब महंगाई है। और भारत की तिमाही आर्थिक विकास दर आपने देखी 5% से नीचे, अगले तिमाही में भी शायद 5% से नीचे रहेगी। सालाना आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर अगर 7% से नीचे रहती, 6-6.5% के आसपास रहती और महंगाई दर जो 7% औसत से ऊपर रहने की संभावना है अगर यह है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए स्टैग्फ्लेशन है। और यहीं आकर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक एक किस्म से असमंजस में फंसकर ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या क्या करना है। अब रिजर्व बैंक
कि जो कदम थे उससे महंगाई तो कम नहीं हो रही, लेकिन जो कर्ज की लागत थी वो बढ़ती चली जा रही, और उसका असर हमें इस अभी हाल में तिमाही कंपनियों के तिमाही नतीजे आए उसमें दिखाई दिया कि कंपनियों के ब्याज भुगतानों ने एक बड़ा हिस्सा लिया कंपनियों के खर्च में। दूसरी तरफ ये कि जो कंज्यूमर मांग थी, जो कंज्यूमर क्रेडिट था, उसमें जो बहुत हाई एंड कंज्यूमर क्रेडिट है उसके अलावा तो नीचे के कंज्यूमर की मांग नहीं बची, क्योंकि कर्ज इतना महंगा हो गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ निगाहें होंगी कि भारतीय रिजर्व बैंक ग्रोथ को डूबने देगा, गिरने देगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा, या वो महंगाई से लड़ाई लड़ेगा। आमतौर पर शुभम, जो केंद्रीय बैंक है वो महंगाई को लेकर हाकिश होते हैं, और ये बात अभी इस आंकड़े से पहले या भारत की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े से पहले भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने कही है। रिजर्व बैंक ने के आकलन को अगर आप देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर के अगले 6 महीने के आकलन को देखें, तो रिजर्व बैंक शायद महंगाई से लड़ाई जारी रखेगा। और महंगाई से लड़ाई रखने का मतलब है कि अगले कम से कम 1 साल तक भारत की आर्थिक विकास दर को सस्ती पूंजी की सहायता या सस्ती पूंजी का विटामिन तो शायद ही मिल पाए, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में, और यहाँ एक बड़ा और भी बड़ी चुनौती जिस पर हमने भी हाल में चर्चा की है कि अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि भारत का मानसून कैसा रहने वाला है अल नीनो के असर से, क्योंकि अगर वो रहा तो फिर महंगाई की चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो तस्वीर है, जो बड़ी पिक्चर दिख रही है अभी, जब आप मार्च फरवरी 2023 में है, और अगर अगले 12 महीनों की तस्वीर देखें तो अगले 12 महीनों की तस्वीर अब काफी पेचीदा और उलझी हुई सी नजर आ रही है इन आंकड़ों की रोशनी। अगर महंगाई को घटाना वरीयता रहेगी, ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, लंबे समय तक ऊंची रहेंगी, तो ये मान के चलिए आपका जो ईएमआई का बोझ बढ़ा है ये भी लंबा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में भी और बढ़ सकता है। होम लोन की दरें अब लगभग 10% या उसके ऊपर निकलने लगी हैं।